आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज इंतखाबात का 5वां मरहला मुकम्मल हो गया, लेकिन इन 5 मरहलों में जो बात मुश्तरक है वो है लीडरान की बाजारू बयानबाजी, शख्सी हमले, इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर। यानी जैसे जैसे इंतखाबात इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंतखाबात में गर्माहट आती जा रही है। खासकर मगरबी बंगाल और यूपी में आम इंतखाबात का दौर शबाब पर है। हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। तरक्की, विकास, बेरोजगारी, गुर्बत जैसे इश्यूज का जिक्र शाज़ो नादिर ही मिलता है, क्योंकि हमारे नेताओं को जाती हमलों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। गरीब की फिक्र किसे है? बेरोजगार नौजवानों की परेशानी पर कोई लपकुशाई के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता इंतखाबात में गड़े मुर्दे जरूर उखाड़े जा रहे हैं। हर तरह से वोटों को पोलराइज करने की कोशिश जारी है। 5वां मरहला जहां बीजेपी के लिए अहम है तो वहीं कांग्रेस के लिए वकार का मसला है। यह तो तय है कि 5वां मरहला आम इंतखाबात की जीत हार में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला है, और इस मरहले का ऊंट किस करवट बैठेगा, आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आज इंतखाबात का 5वां मरहला मुकम्मल हो गया। 5वें मरहले में 7 रियासतों की 51 सीटों पर वोट डाले गए। लोगों में जमहूरियत के जश्न को लेकर काफी जोशो खरोश दिखा। मगरबी बंगाल में जहां टीएमसी और बीजेपी कारकुनों में झड़प हुई और कुछ पोलिंग मुतासिर हुई, तो वहीं जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट पर आज शरपसंदों ने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की। शरपसंदों ने पोलिंग को मुतासिर करने के लिए ग्रेनेड हमले किए। हालांकि इन हमलों में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। आज जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर इंतखाबात मुकम्मल हो गए। मगरबी बंगाल और अनंतनाग के एक आध वाकये को छोड़कर 5वें मरहले की पोलिंग पुरअमन रही। यही वजह है कि पोलिंग फीसद भी शानदार रहा। 5वां मरहला जहां बीजेपी के लिए अहम है तो वहीं कांग्रेस के लिए वकार का मसला है। यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर राहुल गांधी, मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह समेत दर्जन भर अहम शख्सियात की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस बीच इन 5 मरहलों में जो बात मुश्तरक है वो है लीडरान की बाजारू बयानबाजी, शख्सी हमले, इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर। जैसे जैसे इंतखाबात इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंतखाबात में गर्माहट आती जा रही है। खासकर मगरबी बंगाल और यूपी में आम इंतखाबात का दौर शबाब पर है। हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। तरक्की, विकास, बेरोजगारी और गुर्बत जैसे इश्यूज का जिक्र शाज़ो नादिर ही मिलता है, क्योंकि हमारे नेताओं को जाती हमलों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। गरीब की फिक्र किसे है? बेरोजगार जवानों की परेशानी पर कोई लपकुशाई के लिए तैयार नहीं। अलबत्ता इंतखाबात में गड़े मुर्दे जरूर उखाड़े जा रहे हैं। हर तरह से वोटों को पोलराइज करने की कोशिश जारी है। 5वें मरहले की पोलिंग से पहले सियासी पार्टियों ने कुछ हद तक अपना एजेंडा भी तब्दील किया है। शिवसेना ने नकाब का इशू उठाया, जिस पर बीजेपी के कुछ लीडरों ने बयानबाजी शुरू की। इसके अलावा एसपी बीएसपी इत्तेहाद की तरफ से बीजेपी के अलावा कांग्रेस को भी टारगेट बनाया गया, जबकि मगरबी बंगाल पर बीजेपी का पूरा फोकस है। यही वजह है कि मगरबी बंगाल की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। 5वां मरहला आम इंतखाबात की जीत हार में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला है। जैसे जैसे इंतखाबात इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंतखाबात में गर्माहट आती जा रही है। इतना तो तय है कि 2014 में बीजेपी की शानदार कारकर्दगी का 2019 में सख्त इम्तिहान है। ऐसे में 2019 का ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आम इंतखाबात 2019 के 5 फेजेज यानी 5 मरहले आज मुकम्मल हो गए। कई दिग्गज, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, कई बड़े नाम जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि पहले मरहले से लेकर 5वें मरहले तक लीडरों ने जमकर बयानबाजी की है, हमले किए हैं। शख्सी तौर पर, जाती तौर पर यह हमले किए गए हैं, और यही वजह है कि इन हमलों के बीच कहीं ना कहीं जो बुनियादी मसाइल हैं, चाहे तरक्की, बेरोजगारी, ये इस तरह के तमाम मसले, किसानों के मसले, बुनकरों के मसले, ये तमाम मसले एक तरह से दब कर रह गए हैं। अब 2 मरहले और बचे हैं और उसके बाद
23 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। उसी दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 5वें मरहले के बाद आखिर क्या कुछ तस्वीर अब बनकर उभर रही, इसी पर हम बात करेंगे प्राइम डिबेट में। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डिबेट में चर्चा करेंगे। और इनके अलावा अकरम कादरी साहब लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में रौली तिवारी मिश्रा भी स्क्रीन पर दिख रही हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी की। और इनके अलावा कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साजिद यूसुफ साहब हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। उनसे हम जम्मू कश्मीर की सियासत पर बात करेंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में मेरे साथ बीजेपी और इसके अलावा सीनियर सहाफी भी इस डिबेट में जुड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले प्रोफेसर सतीश कुमार जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो चुनाव की चर्चा है या चुनाव से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इस पर लगातार हम आपसे यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज 5 मरहले मुकम्मल हो गए, 5 फेजेस मुकम्मल हो गए। क्या कुछ आपका तजुर्बा कह रहा है, क्या कुछ इशारे अभी तक मिल रहे हैं 2019 के चुनाव को लेकर? अगर ये 5वें फेज की चुनाव की बात कही जाए जी, तो उसमें 51 सीटों में करीब तकरीबन 7 राज्यों में ये बटे हुए हैं। और उन 51 में से भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी दलों को 40 सीटें पिछले 2014 में मिली थी। अगर कम से कम ये हम कहें कि पिछली बार के आंकड़े को अगर मेंटेन करना है तो इन 40 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, जो बहुत ही आसान काम नहीं है। इसलिए कि 14 सीटें जो इस बार आज जो चुनाव हुए हैं वो उत्तर प्रदेश के भी हैं, जहां पर महागठबंधन MYD काम कर रहा है। तो वहां पर सारी सीटों को रिटेन कर जाना संभव नहीं दिखता। उसमें कुछ चीजें तो जरूर टूटेंगी, लेकिन इसका खामियाजा पश्चिम बंगाल में पूरा हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी राजनीति परिवर्तन की दौर में है। और उस पर हम विस्तृत बातचीत करेंगे क्यों परिवर्तन के दौर में है और वहां पर बीजेपी किस रूप से, राजस्थान में किस तरह से देखते हैं सतीश जी? राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को रिटेन करने में काफी मशक्कत करनी होगी। और वहां पर कांग्रेस पार्टी को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि 25 में से 25 सीटें भारतीय बीजेपी ने। हाँ, तो उसमें से अगर 2-3 सीटें भी अगर कांग्रेस पार्टी लेने में सफल हो जाती है तो खामियाजा बीजेपी को होगा। और जीवनदायिनी के रूप में कांग्रेस पार्टी के पास वो चीजें आएंगी, जो दिखाई भी देता है, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव हुआ था परसेंटेज ऑफ वोट दोनों के तकरीबन बराबर थे। तो ये माना जा सकता है कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत नेता है, जो प्रधानमंत्री का दावेदार सभी लोग स्वीकृत हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ ये दिक्कत है कि उन्होंने बड़े वजूद के साथ नहीं कहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो वो स्थिति असमंजस की स्थिति है। वो तो बात की बात है कि अभी किस करवट में कांग्रेस कितनी सीटें जीत कर आती है, मध्य प्रदेश दूसरी जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां, वो कितनी सीट जीत कर आती हैं। सतीश जी, बहुत मुख्तसर में जानना चाहूंगा, अगर यूपी की सियासत की हम बात करते हैं तो यहां पर इस बार एसपी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ हैं, यानी महागठबंधन या गठबंधन की अगर हम बात करें, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ बीजेपी। अब मुकाबले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2014 में यह तस्वीर नहीं थी। अब ये पिछले 5 वर्षों के चुनाव में कई नए परिवर्तन दिखाई दिए हैं। एक पहला परिवर्तन तो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी थियरी से प्रो इनकम्बेंसी थियरी की ओर भारतीय राजनीति मुड़ी है, और ये पूरी तरह से सफल होता हुआ हो या ना हो, लेकिन इसके झलक दिखाई दिए हैं कि 5 सालों में कार्य के आधार पर आयुष्मान भारत या उज्ज्वला पर या जो चीजों पर एक प्रो यानी जो सरकार है उसको रिटेन करने की बात पूरी जनता में बड़ी बखूबी से दिखाई दिया। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन, कास्ट बैरिकेड भी टूटा है। भारत के राजनीतिक दल कास्ट वोट बैंक के आधार पर बने हैं और उसी के आधार पर मिला है। MYD भी, महागठबंधन भी जातीय समीकरण है, उसको भी तोड़ने की कोशिश हुई है। और अगर ये टूटता है तो ये स्वस्थ मानसिकता का परिचायक होगा कि भारतीय राजनीति में एक नई शुरुआत होगी। तीसरा परिवर्तन जो दिखाई दिया है, सतीश जी, यहाँ सतीश जी, मेरा एक पॉइंट आपसे सिर्फ है, मैं इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो आपने कहा कि जो काम 5 साल में सरकार ने किए उस पर एक तरह से चुनाव लड़ ली। लेकिन सतीश जी, 5 फेजेस हो गए,
सरकार कहीं अपने 5 साल का जिक्र नहीं कर रही है, उसने क्या काम किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषण में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष में या अन्य नेताओं के रूप में उज्ज्वला और बाकी 5 सालों में उन्होंने क्या किया, ठीक है, उसके निगेटिव इंपैक्ट भी है कि डिमोनेटाइजेशन से जो संकट पैदा हुआ, लोगों को जो परेशानी हुई, वो विपक्षी पार्टी भी उसका बयान कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ऊपर के नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री कई जगहों पर वो कहते हुए सुनाई दिया कि भाई हमने देश को बदलने, भारत दैट इज इंडिया, उस कॉन्सेप्ट को भारत दैट इज नॉट इंडिया, भारत इज अ भारत, और उस और परिवर्तन की धारा को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है, और ये सफल होता है। तो कितना सफल होता है ये भारतीय राजनीति में एक नया मेरे साथ इस वक्त बीजेपी लीडर दिनेश सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए। दिनेश साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। रौली तिवारी मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आज अगर 5वें फेज की हम बात करें तो हिंदी बेल्ट पर यूपी में, क्योंकि आज का ये चुनाव था और अब बहुत इंपॉर्टेंट था। 2014 में या 9 में अगर हम जाते हैं, 2009 की बात करते हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की इस पर कारकर्दगी बहुत अच्छी रही थी। 2014 में बीजेपी ने एक तरह से यहां पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार तस्वीर क्या कुछ लग रही है? देखिए, 5वें चरण का जो चुनाव आया है, और इसमें जैसा कि आपने कहा था कि पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, हालांकि बाद में उपचुनाव में हमारे पास पूर्वांचल की सीटें आई थी, लेकिन आज जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ खोने के लिए ही सब कुछ है। क्योंकि जो 2 सीट अमेठी और रायबरेली की हैं, उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो महागठबंधन है वो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये सब्ज बाग तो देखना बंद करने की राहुल जी या सोनिया जी को हरा दें, क्योंकि हमारा पूर्ण समर्थन वहां पर है, हमारे कार्यकर्ता उनके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बची हुई 14 में से जो 12 सीटें हैं उसमें पूरे तरीके से महागठबंधन सबसे आगे है। शायद मैं कहूंगी 1 या 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी से हमारा मुकाबला है, बाकी अन्य ऐसी 10 सीटें हैं जिन पर हम पूरी तरीके से विजय को लेकर के आश्वस्त हैं। और ये आश्वस्त हम तब हुए हैं जब हमने पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण का चुनाव लिया। जब पहले चरण का चुनाव, जो कि गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर, कैराना से शुरू होकर के जो इस बेल्ट पे शुरू हुआ था, जहां हमारी जाट बेल्ट भी है, और इसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक खासा बड़ा मत और वोट है। लेकिन मुझे ये पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है रौली मिश्रा जी, कि वही कांग्रेस, वही राहुल गांधी जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर अटैक करते हैं, या फिर वही राहुल गांधी जो अखिलेश यादव और मायावती को निशाना बनाते हैं, और राहुल गांधी कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव और मायावती ने भी यूपी को लूटा है, उसी के समर्थन में आप लोग खड़े हैं। क्या इसे मजबूरी समझा जाए गठबंधन का? नहीं, देखिए, मजबूरी कोई भी नहीं है। यहां पर हमें अपना शक्ति प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करना था, इसलिए हमने कांग्रेस के साथ कोई महा या बड़ा गठबंधन नहीं किया, ये बात है। दूसरा चीज ये कि बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये बात स्वीकार करती हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हम लोग राजकीय पार्टियां हैं जो अपना विस्तार कर रही हैं अन्य राज्यों में भी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हमारी भूमिका क्या होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और सबसे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का आज ये है कि हम ही लोग निर्धारित करने वाले हैं, महागठबंधन ही निर्धारित करेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और इसका मैं एक ताजा उदाहरण अबू जी अभी आपको दे दूंगी। अभी से थोड़ी देर पहले जो राजभर जी थे, उनका बयान लगातार टीवी चैनलों पे आया, और उसका कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनका साथ लिया, जिनका समर्थन लिया और जिनको अपनी पार्टी में मंत्री बनाया, उन राजभर जी का बयान में पिछले किसी चैनल पर बैठ करके बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरा इस्तीफा नहीं दिया, पूर्वांचल में मेरे नाम पर वोट मांग रहे हैं। जबकि राजभर जी पूरे दिन सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब है कि आपसे पूर्व एक डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे, आज रायबरेली में, मैं आपका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, मेरे साथ रजा रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफी, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। रजा रिजवी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। दिनेश सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात रौली मिश्रा कह रही थी कि जो सहयोगी एक तरह से नाराज हैं, लेकिन बीजेपी उनको भी एक तरह से मनाने में लगी हुई है। राजभर की यहां पर मिसाल दे रही थी, या इससे पहले शिवसेना लगातार एक तरह से नाराज रही, गालियां देती रही, लेकिन उसके साथ बीजेपी को आखिर जाना पड़ा। क्या यह बीजेपी की एक तरह से मजबूरी है?
अबू जी, भारतीय जनता पार्टी किसी मजबूरी के तहत किसी से समझौता या अलायंस नहीं करती, आप जान लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जो अगर गठबंधन करती है तो उस गठबंधन धर्म को निभाती भी है। आप अगर देखिए 2014 के चुनाव में हम गठबंधन के साथ गए थे और हमको भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत मिली, लेकिन उसके बाद भी हमने गठबंधन की सरकार चलाई। इसलिए हम गठबंधन ही नहीं करते हैं, हम गठबंधन धर्म को निभाते भी हैं। दूसरी बात, एक तरफ अभी रोली जी कह रही थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, ये गठबंधन अवसर का गठबंधन है। आज अबू जी लिख लीजिए, और 23 तारीख को मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक, जरा बीच में नहीं बोलता हूं रोली जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, कृपया करके। जरूर मैं जवाब ही दे रहा हूं, जवाब ले लेंगे आपका। ठीक है जी। अबू जी 23 तारीख को शाम को 5 बजे मायावती जी खुद प्रेस करके इसको तोड़ेंगी, इस गठबंधन को। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये लोग प्रधानमंत्री बनने और बनाने को ख्वाब देख रहे हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं है, आज मायावती लखनऊ में वोट देने गई थी अबू जी, अगर आप देखिए तो। और मीडिया के बंधुओं ने उनको दिखाया भी कि मायावती जी अपना वोट दे रहे हैं, देना भी चाहिए क्योंकि उनका वोट लखनऊ में है। तो आज मायावती जी ने किसको वोट दिया होगा, यह बड़ी दिलचस्प बात है। आज उन्होंने अपना वोट, आप पता कर लीजिएगा, वो 23 तारीख को कहेंगे कि अपना वोट उन्होंने नोटा को दिया, वो साइकिल को वोट नहीं दिया। इनकी हताशा देखिए कि ये क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर रोली जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, आप बोल लीजिए। करके कम से कम मैं आपको मौका दूंगा, मैं रिएक्शन का मौका दूंगा। 30 सेकंड और दिनेश जी, 30 सेकंड और। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं हड़बड़ाहट देखिए। आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 72 से 73 कैसे होगी। अरे सीधे उदाहरण है, आज 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 12 सीटों पर चुनाव में अमेठी और रायबरेली यही 2 सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थी, मां बेटे के पास थी। आज अमेठी में लापता सांसदों को लोग खोज रहे हैं कि सांसद उनका कहां है। और भारतीय राजनीति में एक सामान्य बात नहीं है बूझिए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि भारतीय राजनीति में हर प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को अपने जनता जनार्दन के बीच में होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी नहीं रहे वहां। स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद भी लगातार 5 वर्षों तक अमेठी की जनता के सुख दुख में साथ खड़ी रही। आज चुनाव के समय में पूरी तरह से वही मैं इसका जवाब अकरम कादरी साहब से लूंगा, लेकिन रोली मिश्रा मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं जवाब के लिए, रिएक्शन के लिए। रोली जी 20 सेकंड। अस्पताल में गया जहां वो ट्रस्टी हैं, ठीक वहां भी। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। मैं अकरम कादरी साहब के पास जाऊंगा, उससे पहले रोली मिश्रा 20 सेकंड दे रहा हूं आपको। बहुजन समाजवादी पार्टी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल रोली जी, अब आपके बीच में बोलूंगा, देखूंगा कैसे बात है। इनको एक प्रत्याशी रायबरेली में ढूंढे नहीं मिल रहा था, ये कांग्रेस का एक व्यक्ति पकड़ करके लाया, उसको अपना प्रत्याशी बनाया। इनकी पूरे उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है। और आज की तारीख में कह रहे हैं कि माया, ये तो वो कौन से बहुत बड़े ये कीरो हो गए, ये नास्त्रेत हो गए, ये कौन से बड़े वैज्ञानिक और महान ज्योतिषकर्ता और महान ये वो हो गए, ज्योतिष शास्त्री हो गए कि ये बताने लगे कि 23 तारीख को 5 बजे मायावती जी कॉन्फ्रेंस करेंगी। जैसे इनको आकर के बता गई है कि वो कॉन्फ्रेंस करेंगी और कहेंगी मैंने नोटा पर बटन दबाया। अभी मायावती ये बात सुन लेंगी तो उन पर मानहानि का दावा भी कर देंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आप देखिए, बौखलाहट योगी जी के बयान में देखिए कि भैया ये सैफई परिवार वाले, संविधान नहीं होता तो ये लोग जो है गाय भैंस चरा रहे होते। बौखलाहट वरुण गांधी के वक्तव्य में देखिए जो कहते हैं कि ये कंडे के उपले थाप रहे होते। 2014 में, 2017 में ये लोग सिर्फ गाय और गोबर की बात करके सत्ता में आने वाले लोग, आज इनकी स्थिति ये है कि ये हम लोग कहते हैं भाई आप गाय चरा रहे होते, आप गोबर के उपले थाप रहे होते। इनकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है, ये लोग खुद इतने कमजोर हो चुके हैं। ठीक है, कमजोरी है, ताकत का पता 23 तारीख को देखिए पता चल जाएगा। उस दिन तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अकरम कादरी साहब, जो बात अभी दिनेश सिंह जी कह रहे थे और वही बात आज स्मृति ईरानी ने भी कही कि आज देखिए अमेठी में वोट डाले जा रहे हैं, चुनाव हो रहा है, पोलिंग हो रही, लेकिन राहुल गांधी आज के दिन भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत घमंडी है। देखिए स्मृति ईरानी क्या बोलती हैं, अभी थोड़ी देर पहले बल्कि सुबह ही 10 बजे जैसे राहुल गांधी जी ने अमेठी में कदम रखा, उन्होंने कहा कि एक तरफा वोट पड़ रहे हैं, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग कर ली। तो एक तरफ तो बोलती है राहुल जी नहीं आ रहे, दूसरी तरफ कहती है राहुल जी का अमेठी में कदम रखते ही करिश्मा हो रहा है कि एक तरफा वोट पड़ रहे हैं, और उनकी बौखलाहट बता रही है कि वो कितने अंतर से हारेंगी। अब रही बात यह कि मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी ने बड़े लोग छोड़ रखे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे बयानबाजी करते रहते हैं, असल मुद्दों से चुनाव को भटका दी जाए। मुद्दे देश में वो है, मुद्दा यह था कि मुद्दा 2014 में यूरिया 400 रुपए का मिलता था किसानों को, आज वो यूरिया 1500 रुपए का मिल रहा है और उसमें भी 5 किलो यूरिया कम मिल रहा है।
मुद्दा यह है कि जिसके अभी हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साहब बोल रहे थे कि बड़ा बहुत योजना है जिसकी बात कर रहे हैं। आयुष्मान योजना का हाल यह है कि हॉस्पिटलों ने मना कर दिया ऐसे कार्डधारी को, क्योंकि जिन्होंने इलाज कराया उनकी पेमेंट नहीं हुई है। जेट एयरवेज का क्या हाल है, पवन हंस का क्या हाल है, आत्महत्या कर्मचारी कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था 4-5 दिन से, बड़ा कैश करने की कोशिश थी कि अजहर मसूद को हमने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करा दिया, लेकिन किन शर्तों पे और कितने नुकसान के कराया गया इस पे डिस्कस करने की जरूरत है। वहां पे 3 देशों के सामने नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए हैं और उनकी मनमानी शर्तें मानी है। सबसे पहले चाइना की एक मानिए शर्त, वो ये मानिए जिस कॉरिडोर का हम विरोध कर रहे थे, जो हमारे लिए बेपनाह खतरनाक है, पीओके से होकर पाकिस्तान चाइना का कॉरिडोर जाता है, जिसका हम विरोध कर रहे थे। पीएम मोदी ने यह शर्त मानी है कि अगर अजहर मसूद को आप आतंकवादी घोषित करा दे, टेररिस्ट, तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। दूसरी, अमेरिका की शर्त मानी है कि जो हम इराक से तेल खरीदते थे, ईरान से जो हम तेल खरीद रहे हैं और ट्रंप उसका विरोध कर रहे हैं कि इसको हम जो है प्रतिबंध लगा दें, आज के बाद हम तेल नहीं खरीदेंगे। और जो एक वाहिद ईरान ऐसा देश है दुनिया के अंदर जो हमारे रुपए के बदले में तेल खरीदता था, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती, उससे तेल खरीदना बंद कर दिया। तीसरी शर्त इन्होंने मानी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान से यह शर्त मानी गई है कि अजहर मसूद को आतंकवादी तो घोषित कर देंगे, लेकिन हां, इस बेस पे नहीं किया जाएगा कि उसने भारत पे हमले किए हैं, उसको इस बेस पे आतंकवादी घोषित किया गया है। ठीक है दिनेश सिंह, क्या सच्चाई यही है? दिनेश सिंह, ये बिल्कुल हकीकत है, कांग्रेस बता रही है। इतना इससे बड़ा नुकसान होने वाला है इस तरह की। अरे आप बोले थे मैं बीच में नहीं बोलता हूं, जरा खामोश रहिए। आपने ही कहा था बीच में नहीं बोलता हूं। ये अफवाह हकीकत है। ठीक है, मैं सतीश जी मोदी जी ने अकरम जी आपकी बात हो गई, अकरम कादरी साहब, अकरम कादरी साहब बात हो गई, आपका जवाब ले रहा हूं, आपका जवाब ले रहा हूं। अकरम कादरी, संपर्क करने की अकरम कादरी, आपकी बात हो गई, मैंने बहुत टाइम दे दिया, आपने सारे पॉइंट गिना दिए। दिनेश सिंह जी से मैं आपका जवाब ले रहा हूं। बहुत तक गिना दिए। बेरोजगारी का हाल कहां है? मुद्दे किसानों पे लाठीचार्ज, मैं फिर आ रहा हूं। अकरम कादरी, देखिए इतना टाइम एक को मैं नहीं दे सकता। 22 हजार। अकरम कादरी साहब बात आपकी हो गई, दिनेश साहब जवाब दीजिए। मुद्दे ये है, बहुत दिनेश सिंह जी, असल में क्या है, मैं समझ रहा था कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति कंफ्यूज है, यहां तो सारी कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज हो गई। मैं बीच में नहीं बोलता हूं, जरा सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। अकरम जी बीच में नहीं बोलता हूं, बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे ना, मैं आपसे तेज बोल सकता हूं ना, ऐसा नहीं है। अबू जी इनको शांत कराइए पहले। अकरम जी मैंने बहुत टाइम दे दिया, अकरम जी सुन लीजिए। अब अकरम जी दरखास्त करो, सुन लीजिए। जब कोई सवाल उठाइए मुझे ब्रेक पर जाना, और ब्रेक से पहले मुझे 2-3 पैनलिस्ट अभी और है मेरे साथ। जी दिनेश जी, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस में मैं समझ रहा था सिर्फ एक ही है, राहुल गांधी कंफ्यूज, पूरी की पूरी पार्टी कंफ्यूज है। इनके पास ये सारे तथ्य कहां से? अबू जी आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर आपके चैनल के पास कोई इस तरह का तथ्य हो, आप जनता को, देश को बैठ के गुमराह कर रहे हैं, ये तो इनका दर्द है। जरा एक मिनट, बीच में नहीं बोलता हूं, बीच में नहीं बोलता हूं। जितना आरोप लगाना अपने समय पर लगाइएगा। आप अपने समय पर बोलेंगे, बीच में बोलेंगे ना, जोर से बोलने का मतलब सही नहीं है। अगर आपने आरोप लगाया तो उसका उत्तर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आपने कहा कि अगर आपके पास कोई तथ्य है, कोई जानकारी है, तो जरा लाइए ना। इस तरह से बैठकर नेशनल चैनल पर देश को गुमराह मत करिए कृपया करके। और दूसरी चीज, अब आप आइए अपने मुद्दे पर। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो गठबंधन हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत डर गई है। मैं अबू जी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आज 2 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास थी। आज जहां चुनाव हो रहा है, रायबरेली और अमेठी, हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं। अमेठी में 5 विधानसभा है और रायबरेली में भी 5 विधानसभा। मैं पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं, जो सीमा लगती है। 5 विधानसभा अमेठी में, एक भी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी नहीं है। 5 की 5 विधानसभा कांग्रेस पार्टी हार गई है, जबकि 17 में समाजवादी पार्टी से समझौता था। यह स्थिति इनकी है। और रायबरेली का हाल ले लीजिए, रायबरेली में भी इत्तेफाक से 5 सीटें हैं। वहां 1 सीट पर कांग्रेस है, 4 सीट पर कांग्रेस नहीं है। आप कैसे कहते हैं? लेकिन दिनेश सिंह जी, जो बयानबाजी हो रही है, मेरे सवाल का जवाब, शायद मेरा सवाल या तो आप सुने नहीं या मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। दिनेश सिंह जी, जो सवाल अकरम साहब ने उठाया, रॉली मिश्रा ने उठाया, कि जो बयानबाजी बीजेपी की तरफ से हो रही, जिस तरह से स्मृति ईरानी ने आज कहा कि राहुल गांधी को होना चाहिए था, वो बहुत घमंडी हैं, पब्लिक के बीच में नहीं आए, या जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, मुद्दों पर बयानबाजी नहीं हो रही, मुद्दों से भटकाने की बयानबाजी हो रही है, आखिर ऐसा क्यों? मैं सुन गया, मैं आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सतीश जी कह रहे थे कि 5 वर्ष शासन चलाने के बाद भी पहली बार भारतीय राजनीति में है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है।
और उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां जात का, और इसके पहले वाले सेगमेंट में डिबेट में मैं आपके चैनल पर था, आपके पत्रकार ने एक चीज कहा था कि आज कैसे सियासत और सियासतदारों से लोगों का विश्वास उठ गया, तो उन्होंने एक शेर के माध्यम से कहा था। सुन जरा एक मिनट चाहिए रोली जी, फिर हम कह रहे हैं समय कम होता है, समय कम होता है रोली जी, आपके बीच में दोनों को दिक्कत होती है, जैसे बीजेपी बोलती सबको दिक्कत होती है। मैं ये कह रहा हूँ तथ्य के आधार पर चर्चा कीजिए, तथ्य के आधार पर चर्चा करिए, आप मुद्दों से भटकाइए नहीं। ये देखिए, देख लिया ये हाल है अबू जी। ठीक है, मैं दिनेश जी मेरे ख्याल से बात होगी। रोली मिश्रा मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मुझे साजिद यूसुफ साहब के पास जाना है, श्रीनगर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोली मिश्रा मैं आऊंगा, आप लोग की बात हो गई, आप लोग की बात हो गई, दिनेश साहब आपकी बात हो गई, रोली मिश्रा जी आपकी बात हो गई, मैं अभी आऊंगा, मेरे पास टाइम कम है, अभी मुझे ब्रेक पर जाना है, कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, रिजवी साहब भी वेट कर रहे हैं। मैं साजिद यूसुफ साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आज लद्दाख की सीट पर भी पोलिंग हुई, इसके अलावा आज अनंतनाग की भी एक तरह से जो इंतखाबात थे वो मुकम्मल हो गए, और जम्मू कश्मीर के पूरे इंतखाबात आज मुकम्मल हो गए। किस तरह से 2019 को देखा जाए, 2019 के चुनाव में क्या कुछ अलग देख रहे हैं 2014 से, साजिद साहब? जी, जैसे आपने खुद अभी बात कर रहे थे, आप जो मुद्दे आपने उठाए अभी, चाहे कांग्रेस के कुछ लीडर थे वहाँ पे, यहाँ बीजेपी के कोई लीडर थे, वो बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि मतलब जो यहाँ पे बात हो रही थी, बात मुझे लगता है कि डेवलपमेंट पे कम और पाकिस्तान, गाय और गोबर इस पे ज़्यादा हो रही थी। हमें जो किसान हमारे होते हैं या गरीब तबके के जो लोग होते हैं, वो अगर चाहे कांग्रेस के किसी व्यक्ति को वोट करते हैं या किसी बीजेपी के किसी व्यक्ति को वोट करते हैं, उनका वोट ना कि पाकिस्तान के लिए होता है ना किसी के लिए, क्योंकि जो उनकी बेसिक उनकी चीज़ें होती है, जो बेसिक उनकी नीड्स होती है, जैसे रोड है, पानी है, बिजली है, उस चीज़ को देख के वो वोट करते हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ पे कुछ साथी बैठे थे, मुझे लगता है वो यहाँ पे बैठ कर लोगों को गुमराह कर रहे थे। यहाँ पे कुछ बात एक हो रही थी और निशाना कहीं और पे चल रहा था। अब आप कश्मीर की बात करता हूँ मैं, जैसे जो प्रीवियस इलेक्शन यहाँ पे कश्मीर में था, तो उसके बाद जैसे बीजेपी और पीडीपी का यहाँ पे गठबंधन हुआ, तो थोड़ा बहुत हमने देखा कि जो पिछली जो यहाँ पे जो सरकार थी, थोड़ा बहुत वहाँ पे जो हालात थी, थोड़ा उसमें थोड़ा बहुत गर्मी आ गई, और यहाँ पे किलिंग्स ज़्यादा वो पिछले रिजीम में भी हुई थी, लेकिन जो यहाँ पीडीपी और बीजेपी के रिजीम में हुई थोड़ा ज़्यादा हो गई। अब फ़र्क उसमें यह है कि उसका नतीजा ये हो सकता है कि चाहे वो बीजेपी हो या कोई कांग्रेस वाले हो, तो जो जैसे आप आज अनंतनाग की बात करूं मैं आपको, अनंतनाग में इस वक्त 3 वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, जैसे पीडीपी के हैं वहाँ पे, एनसी के हैं वहाँ पे और बीजेपी के वहाँ पे। अब डिसाइड लोग करेंगे वहाँ पे कि किन लोगों ने उनके साथ क्या किया, वो उसी अकॉर्डिंग उन पे वोट करेंगे। अगर बीजेपी ने उनके लिए कोई काम, जैसे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो वहाँ पे लीडर है सोफी यूसुफ के नाम से, सोफी यूसुफ साउथ कश्मीर में फिर भी उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि ये मैटर नहीं करती कि कौन सी पार्टी के लीडर है वो, उनने ग्राउंड पे क्या काम किया, तो लोग उस वजह से उसको वोट कर रहे हैं। अगर आप जैसे आप आगे नताइश आने वाले हैं, तो खुद पता चल जाएगा कि कितने लोग साउथ कश्मीर में जहां पे लोग वोट डालने से कतरा रहे हैं, जहां आज सुबह 4 बार पोलिंग बूथ लगभग 2 बार ग्रेनेड हो चुका है, और पोलिंग स्टेशन पे बाहर पथराव और ये पेट्रोल बम फेंका गया, उसके बावजूद भी लोगों ने वहां पे बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, क्योंकि इतने जो यहाँ पे दहशत का माहौल है, जो यहाँ पे कश्मीर में बिल्कुल इस तरह की दहशत के माहौल में भी लोग निकले, और जम्मू कश्मीर के लोगों को वाकई में सलाम करना चाहिए कि इस तरह के हालात में भी बड़ी लोग कम से कम पोलिंग करने के लिए निकल रहे हैं, और लोग एक बदलाव चाहते हैं, लोग जमहूरियत चाहते हैं यहाँ के लोग। जो इसकी एक मिसाल है। मैं रजा रिजवी साहब, बहुत माजरत के साथ मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से जब लौट कर आऊंगा तो आपसे ही शुरुआत करूंगा, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या गठबंधन कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में क्या सेंध मार पाएगी 2019 में, क्योंकि यूपी की खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो सहरुखी मुकाबला एक तरह से नजर आता है। इसी पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।